जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा जयशंकर जी, आपसे भी समझूं, क्या आपको लगता है आखिर संकट में कौन है? और यहाँ दिल्ली का चुनाव और इस चुनाव में बिहार का रोल, एनडीए का रोल, एनडीए का कुनबा बिखरना और तमाम बातें हम कर चुके हैं, रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके उस पे ज़रूर आपके विचार। और सबसे बड़ी चीज़ कि अब देखिए 2 दिन बाद, आज 12 तारीख है, 14, 15 तारीख को उधर बिहार में खिचड़ी पकने वाली है। और कल से राहुल गांधी इधर दिल्ली में मैदान में कूदने वाले हैं। 18 तारीख को लालू प्रसाद यादव ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला रखी है पटना में। और उधर 18 को ही राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं। संविधान सुरक्षा सम्मेलन है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वहां पर अगर राहुल गांधी पटना में हैं तो बिहार का पूरा जो कांग्रेस की इकाई है वो रहेगी वहां पे राहुल गांधी। तो एक अलग हलचल बिहार में और दूसरी हलचल यहां, इन सब के बीच एनडीए, इंडिया और नितिन गडकरी। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी या उनके सहयोगी अमित शाह ये कई बातों को लेकर के परेशान हैं। मतलब सिर्फ ये बाहरी तो जो है ही है कि इंडिया अलायंस कैसे मजबूत होते जा रहा है, या राहुल गांधी कैसे सक्रिय हो रहे हैं, लालू प्रसाद जी क्या करने जा रहे हैं बिहार में, किस तरह खिचड़ी पक रही है। इससे अधिक अगर आप देखिए तो मैं, प्रशांत ने जब बात करी थी तो उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल पूरा होने जा रहा है, उसके गठन का 100 साल पूरा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पास ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी तक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पेश कर सके। एक जरूर वादा इन्होंने बनाया था कि साहब 100 साल होगा तो हम लोग हिंदू राष्ट्र लागू करने की घोषणा करेंगे, हम लोग 400 सीटें जीत कर आएंगे और संविधान में बदलाव कर देंगे, उसमें से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को हटा देंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे। लेकिन चूंकि बात लोगों तक पहुंच गई, लोगों में कन्वे हो गई, जहां कन्वे हो गई वहां इनका सुपड़ा साफ हो गया। मतलब उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर इनकी इतनी बड़ी पैठ बन गई थी, अयोध्या हार गए, अयोध्या के मंडल के सारी सीटें हार गए, तो एक तो बड़ा भारी वो उनको वो है कि हम क्या करें, क्या दिखाएं। मतलब हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना पाए, 300 सीटें भी नहीं पार कर पाए, 400 के बाद तो छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री की जीत का अंतर इतना नीचे चला गया कि सिर्फ 1.5 लाख मतों से जीते, जो 4 लाख 5 लाख से जीते थे, 10 लाख की बात कर रहे थे लोग। दूसरी बात यह है कि और कुछ नहीं है इनके पास। मतलब एक तो ठीक है कि महाराष्ट्र तो जीत लिया, कैसे भी जीत लिया, कैसे दे दिया। अब उनका यह है कि भाई दिल्ली उनके लिए बहुत बड़ा संकट है। 26 साल से सरकार आपकी नहीं है दिल्ली में, और सरकार ही नहीं है, मतलब आप दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे हैं 10-11 सालों से। 10 सालों में आपकी सीटें दहाई का आंकड़ा भी नहीं कर पा रही हैं पार, कभी 3 सीट तो कभी 8 सीट। हालांकि 3 सीट लेते हुए भी इनको शर्म नहीं आई थी विपक्ष का नेता पद लेने में। राहुल गांधी को और कांग्रेस के लोगों को 50 सीटें होने पर भी उन्होंने नहीं दिया था नेता विपक्ष का दर्जा, लेकिन 3 सीट थी 70 विधानसभा की सीटों में, उसमें से कर दिया था। तो एक तो यह है। दूसरा यह कि दिल्ली के लिए कुछ कहने के लिए इनके पास बन नहीं पा रहा है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है, आतिशी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सारे पावर्स तो केंद्र सरकार के पास है, एलजी के जरिए पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ज्यादा ही कर दिया था कि भाई अपॉइंटमेंट से लेकर के सारे अधिकार जो है वो एलजी के पास रहेंगे। एलजी मतलब अमित शाह के प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि। तो आपने क्या किया, जैसा अभी कह रहे थे ना कि भाई डीडीए ने कितने मकान दिए या एलजी ने क्या क्या किया। दिल्ली के लोगों में जो भावना घर कर गई है कि एलजी ने जो केजरीवाल सरकार के काम रहे हैं, कामकाज रहे हैं, उनको रोकने का काम किया, उनकी नीतियों को रोकने का, उनके कार्यक्रमों को विफल करने का काम किया, कुछ सहयोग नहीं किया। हालांकि एक समय था जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उस समय अटल जी की भी सरकार थी और मनमोहन सिंह जी की भी बाद में सरकार थी, तो उन्होंने काफी काम कराए थे। लेकिन अब चूंकि एक तो केजरीवाल, दूसरे नरेंद्र मोदी को एको हम द्वितीय नास्ति, और केजरीवाल को भी लगता है कि हम लड़ करके कुछ कर लेंगे, तो उनको कोई समीकरण ही नहीं बन पा रहा। हर बात में टांग अड़ाने का काम
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, विनय सक्सेना जी ने दिल्ली के मामले में किया है। अब ये सारी चीजें लग रही हैं कि अच्छा, इनके पास नेतृत्व नहीं है, कोई चेहरा नहीं बन पा रहा है। कभी रामवीर सिंह भिधोड़ी को ला रहे थे, तो बाद में उनको टिकट मतलब उनको लोकसभा में भेज दिया, अब रमेश भिधोड़ी को ला रहे हैं। जितने नफरती हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको प्रामिनेंस दिया जा रहा है। और मुझे जो सूचना थी, या अभी भी है शायद, कि जो 12 सीटें बची हुई हैं उसमें शायद वो नूपुर शर्मा को भी टिकट देने की बात हो रही है, जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी थूथू हुई थी भारत सरकार की, भारत के लोगों की। तो उनका नाम भी है, उनका संभावित उम्मीदवारों के रूप में उनका भी नाम था। अब शायद कौन कर रहा था, मेरे ख्याल से प्रशांत कर रहे थे या राहुल कर रहे थे, मतलब जो, हाँ राहुल ही कर रहे थे शायद, कि जो भाषण किया था कपिल मिश्रा ने विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी के बारे में, मानसी सोनी और क्या क्या जो बातें करी थी, उस वीडियो को ही अगर कोई चला दे पूरे इस चुनाव में, तो मतलब कमाल है। क्या आपका क्राइटेरिया रह गया है? आपके पास लोग नहीं बचे हैं, पार्टी में लोग नहीं है। मैं एक दिन गिन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं उसमें से अधिकतर, मतलब 70-80% प्रवक्ता जो हैं वो बाहर से आयातित हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रवक्ताओं की कमी है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे, अपने अंदर से लोगों को जो जीत सके चुनाव, वो नहीं दिख रहा। जो पहली लिस्ट इन्होंने जारी की थी उसमें 8 नाम हमने देखे थे जो बाहर से लाए हुए, चाहे कांग्रेस से हो चाहे आम आदमी पार्टी से हो। इस बार भी इस लिस्ट में भी वैसे ही है। तो सबसे बड़ी समस्या इनको यही है कि आरएसएस के पास ये क्या बताएं कि सर हम, मोहन भागवत जी, हम आपको क्या दें जब 100 साल पूरा होने जा रहा है। हिंदू राष्ट्र तो हम दे नहीं पाए, संविधान में बदलाव करने की हैसियत में हम हैं नहीं। तो एक सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या एक है कि अब वो आरएसएस की भी वो समस्या बन गई है कि जिस हिंदू कट्टरपंथ को इन्होंने आगे बढ़ाया, अब वो इनके लिए भस्मासुर बनने लगा है। अब वो लोग भी अलग अलग जबान बोलने लगे हैं। माना मोहन भागवत का एक जो बयान आया था, हालांकि वो कब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है। कभी वो कंफ्यूज्ड लगते हैं, कभी वो सुविचारित लगते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन उनके बयान पे जो बाबाओं का जो बयान आया, जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार बने घूमते हैं, स्वयंभू ठेकेदार, उन लोगों ने जिस ढंग से उस पर बयान देना शुरू किया, उससे लगा कि आरएसएस की पकड़ भी अब इन लोगों के ऊपर से हट रही है, उनकी कमजोर हो रही है पकड़। तो आने वाले दिनों में ये भस्मासुर भी सामने आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो उसको पीछे से संचालित करने वाला आरएसएस है, उनकी समस्याएं ये भी है कि अंदर अंदर वो लोग इससे भी बड़े परेशान हैं कि कैसे हम इनको मैनेज करें। एक तरफ उनका है कि दलितों को साथ में रखना होगा, पिछड़ों को साथ में रखना होगा, आदिवासियों को साथ में रखना होगा। दूसरे तरफ जिन पोंगापंथियों को, जिन हिंदू राष्ट्रवादियों को या जिन कट्टरपंथी हिंदुओं को आगे बढ़ाया है उन्होंने, तो उनको सामंजस्य कैसे बैठाएं। अब इस मामले को लेकर के उनके अंदर बड़ी काफी माथापच्ची हो रही है और उनके अंतर्विरोध उभर करके सामने आ रहे हैं, इसलिए वो परेशानी है। अब देखिए, दिल्ली में लाख कोशिश करने के बावजूद दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि देखिए, एक ना जो अपना रिपब्लिकन पार्टी वाले हैं, उनको तो मजाकिया आठवले हैं, एक उनको सिर्फ वो मजाक का ही विषय मानते हैं लोग कि वो हंसी मस्खरापन करते हैं वो। अब महाराष्ट्र में उनको एक सीट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। महाराष्ट्र में जहां उनकी पार्टी रही है, अब वो दिल्ली में आकर चुनाव लड़ेंगे। अब कुछ पैसे उसे खर्च करेंगे, पैसा यही लोग देंगे, चाहे वो जीतन राम मांझी के उम्मीदवार हो, चाहे चिराग पासवान के उम्मीदवार हो। इनका मुख्य मकसद यही है कि दलित वोटों में जो सारे वोट चले जाते हैं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, देखिए अगर कांग्रेस मजबूत दिखाई देगी तो दिल्ली का दलित और मुसलमान कांग्रेस के साथ चला जाएगा, और अगर दलित और अगर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार मजबूत दिखाई देगा तो दलित और मुसलमान और बाकी जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जो बीजेपी के विरोधी वोटर्स हैं, वो उसके साथ चले जाएंगे। ये बात क्लियर है। तो उसमें से अगर 500,000 वोट भी कट करके इन पार्टियों को मिल जाता है तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इससे नुकसान हो सकता है। ये सोच भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। एनडीए में बिखराव है कि नहीं है वो तो एक अलग विषय है। एनडीए में कभी एकजुटता कभी उस ढंग से थी ही नहीं। जो उनके पुराने सहयोगी थे, शिव सैनिक वो अलग ही हो गए, अकाली दल अलग ही हो गया, तो ऐसा नहीं है। उनके बारे में सबको सशंकित, सभी सशंकित हैं कि ये साथ रहते हुए भी जेब काटते हैं लोग।
कि मतलब साथ साथ चल रहे हैं, उसमें से जेब काटना शुरू कर दिया। तो ये इनकी आदत से सब परिचित है। नीतीश कुमार भी मौका देखते होंगे, उनको लग रहा होगा कि किसी मित्र ने सही कहा कि वो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी जो भूमिका उनके हिसाब से जो प्रतीक्षित है, अब उसका समय कब आता है कब नहीं आता है, इसको देखते हुए कर सकते हैं वो। और जब महाराष्ट्र में जाकर के अमित शाह बोलते हैं इंडिया अलायंस के बारे में, अब उनको ये पता ही नहीं है कि भाई महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी इंडिया अलायंस नहीं था, वहां महा विकास अघाड़ी था, एमपीए था, वहां इंडिया अलायंस तो नहीं था। तो विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं तो अपने अपने हिसाब से लोग अपना समीकरण बनाते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है वहां इंडिया अलायंस एकजुट होकर के रहता है। और बाकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बीजेपी के साथ जाकर के कोई काम कर रहा है इंडिया अलायंस का पार्टनर, ऐसा तो नहीं हो सकता है तो उसी अपने ही क्षेत्रीय दलों के साथ मिलजुल करके वो लोग कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी बौखलाहट तो है, इनकी बेचैनी भी है, घबराहट भी है। कि सबसे बड़ी बात है कि हम जब संघ का पूरा होगा 200 साल, तो उस समय हम क्या प्रेजेंट करेंगे, कौन सा तोहफा देंगे, हमारे पास अभी तो कुछ नहीं है। तो इसलिए दिल्ली को जीतने के लिए ये सारी कोशिश लगा देंगे। और ये बहुत चिंताजनक बात है जो कि प्रवेश वर्मा जो 8 महीने पहले उनका लोकसभा के सदस्य नहीं रह गए, उनका मकान अभी तक खाली नहीं किया गया। विपक्ष के जितने भी रहे लोग, उनके सबके बंगले खाली करा दिए, सबके फ्लैट खाली करा दिए, यहाँ तक कि चिराग पासवान का ही जो जिस मकान में रहते थे रामविलास जी वाले, उसी को खाली करा दिया था। तो जी ये सारे तो हो सकते हैं, तो भाजपा के लोगों के नहीं हो रहा। हम लोग जो यहाँ घूमते टहलते रहते हैं तो लोग पूछते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, जब मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं लोग हमारे इलाके गाजीपुर में भी लोग, कि साहब क्या बात है कि कैसे 8 महीने से कैसे रह रहा था, और उस बंगले में अगर कोई स्थायी तो रह ही नहीं सकता है, तो फिर उसके नाम का वोटर कैसे बन जाएगा वो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में घुस रही हैं, लोग समझ रहे हैं, और उसमें लग रहा है कि बीजेपी को एक बार फिर अगर नाउमीदी हाथ लगे दिल्ली में भी, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अगर दिल्ली हारते हैं तो समझ लीजिए कि सही हमारे मित्रों ने कहा कि अभी जनवरी शुरू हो रहा है, नवंबर दिसंबर आते आते थोड़ा सा मामला इनका डामाडोल होने वाला है, क्योंकि बिहार इनके पक्ष में नहीं जाने वाला है, ये मैं कह सकता हूँ। जी राजीव जी, बिहार इनके पक्ष में नहीं जाने वाला है, ये गारंटी दे रहे हैं जयशंकर जी।